Namaste students, I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So our today's session of Fundamentals of Computer is Computer Performance and Evaluation. So how does computer performance can be evaluated? We just discuss on this topic. ओके तो कंप्यूटर परफॉर्मेंस क्या होता है कंप्यूटर की एफिशिएंसी कंप्यूटर किस हिसाब से काम कर रहा है कितना अच्छा काम कर रहा है या उसको अगर काम करने में टाइम लग रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या टर्म यूज कर रहे हैं तो इसी चीज के बारे में कि कंप्यूटर की क्या परफॉर्मेंस है उसकी एफिशिएंसी कैसी है तो कंप्यूटर परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन is defined as the process by which a computer system resource and outputs are assessed to determine whether the system is performing at optimal level तो मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है एक ऑप्टिमल लेवल पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है okay so it is similar to voltmeter and a handyman used to check the voltage across a circuit तो ये जिस उसी तरह से ठीक एक कोई ह्यूमन बीइंग है जो क्या है एक सर्किट के अंदर एक वोल्टेज चेक कर रहा है कि वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा या सही से आ रहा है नहीं आ रहा हम सिर्फ उसी तरह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे so the meter verifies the correct voltage is passing through the circuit सिमिलरली तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कि जैसे करंट वोल्टेज जो करंट है या वोल्टेज है आपका उस सर्किट से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक उसी तरह का एक असेसमेंट है that can be done on a PC using established benchmark to see if it is performing correctly ठीक उसी तरह से एक असेसमेंट हम लोग करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो पीसी है वो पर्टिकुलर जो बेंचमार्क हमने सेट किया उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ओके तो लेकिन कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने कुछ अच्छा बहुत इजी टास्क नहीं है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हम लोगों को पड़ जाता है तो हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स और कुछ रेफरेंस बनाए हैं उसको हम लोगों को यूज करना पड़ता है सो इन इवेल्युएटिंग ए कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस a number of parameter are used to determine the result हम कौन कौन सा हम पैरामीटर है जो हम अपने कंप्यूटर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के यूज में लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं लेटेंसी हम लोग लेते हैं स्पीड थ्रूपुट बैंडविड्थ ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं ओके तो अब कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए कंप्यूटर परफॉर्मेंस के जो कौन से पैरामीटर है तो पहला हम लोगों का रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है फंक्शनिंग A functioning computer environment comprises millions of data transmission cycles consisting of users requests and system response. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है यूजर ने कब रिक्वेस्ट की और सिस्टम ने कब रिस्पॉन्स जनरेट किया तो रिस्पॉन्स टाइम वही है मतलब वो टाइम जिस पे आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो फिर उसके बाद कंप्यूटर ने इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करना शुरू किया या रिस्पॉन्स देना शुरू किया तो वो जो टाइम लगा उसी को आप लोगों ने क्या बोला रिस्पॉन्स टाइम So response time is defined as the total time left between the completion of an inquiry or demand made on a system resource. ठीक है मतलब कोई इंक्वायरी की कंप्लीशन कब खत्म हुई ये जो आपने डिमांड करी है उस सिस्टम से वो कब खत्म हुई ठीक है एंड द रिसीट ऑफ अ रिस्पॉन्स और उसके एवज में आपने कब रिस्पॉन्स रिसीव किया जो टाइम लग रहा है उसी को आप लोगों ने बोला रिस्पॉन्स टाइम थर्ड है नेक्स्ट वन है सेकंड है लेटेंसी लेटेंसी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन ट्रांजैक्शन यस ये टर्म है ये बताता है कि आपने अगर कोई इनपुट दिया है तो ट्रांजेक्शन कब से कब तक कर रहा है उस चीज का ट्रांजेक्शन है उस चीज को आप लोगों ने क्या बोला लेटेंसी एवरी ट्रांसमिटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम ट्रेवल्स और सम सॉर्ट ऑफ मीडियम ठीक है अब जो भी आप मान लो कंप्यूटर पे आप कुछ चीज इनपुट डाल रहे हो तो वो भी क्या है किसी मीडियम से होके गुजरेगा ठीक है जैसे हम लोग साउंड वेव्स होती है हम लोगों की है ना ये तो किसी मीडियम वगैरह से होके गुजरती है लाइट होती है ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज क्या है कुछ मीडियम से होके गुजरती है अब वो मीडियम क्या है एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कवर करता है हम लोगों का तो यहाँ पे वो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस क्या है वो वायर उस वायर पे आपने इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से लेके इनपुट से लेके उस सीपीयू तक गया ठीक है वो जो आपका है वही आपका डिस्टेंस So computer latency is defined as the time it takes to communicate a message or the time the message spends traveling the geographical distance before it gets to desired destination. मतलब जो आपने इनपुट दिया वो इनपुट ज्योग्राफिकल डिस्टेंस से उस वायर से होके गया और कहाँ पे गया जो आपकी डेस्टिनेशन थी उस पे गया तो उस चीज को आप लोगों ने बोला लेटेंसी टाइम बोला ठीक है मतलब उस ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है उस सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने में कितना टाइम लग रहा है उसी चीज को आप लोगों ने बोला है आपका लेटेंसी ओके नाउ लेटेंसी क्या है दिस कैन बी कंपेयर टू वन
to the time spent on an aircraft traveling from one geographical distance location to another। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग को क्या है, कहीं जाना होता है तो आप फ्लाइट की टिकट वगैरह बुक करते हो, तो उस फ्लाइट में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उस चीज को आप लोगों ने क्या बोला है, लेटेंसी। नेक्स्ट वन इज स्पीड। स्पीड क्या है? The term speed is usually reference to the clock speed of processor. The clock speed is defined as the clock cycles per second. Okay, speed सिंपल हम लोग रेफरेंस यहाँ से प्रोसेसर की स्पीड से लेते हैं। इसका मतलब है कितने साइकिल्स पर सेकेंड आप कंप्लीट कर रहे हो, which determines the rate at which instruction processing takes place। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी रेट से जो इंस्ट्रक्शन है उसकी प्रोसेसिंग क्या है चल रही है। ठीक है, तो ये किस में मेजर होती है, मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में। तो कंप्यूटर स्पीड इज वन ऑफ द लीडिंग पैरामीटर असिस्टिंग इन द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। ओके, इट कैन बी कंपेयर टू द हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन। तो हम इसको किस क्या है किसी इंजन के हॉर्स पावर से भी हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, now next one is throughput। The computer function consists of millions of data transmission between devices and components। The computer's throughput is defined as the number of units of information that can be successfully processed at any given of time। Okay, the computer's throughput is defined as the number of units of information that can be successfully processed at a given time। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि थ्रूपुट क्या होता है, आप पर्टिकुलर गिवन टाइम में, जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है या गिवन टाइम के अंदर कितने आप है ना, क्या कितना इंफॉर्मेशन है जो आप सक्सेसफुली प्रोसेस कर सकते हो, कितने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सक्सेसफुली आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो एक टाइम के अंदर जितना सिस्टम आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पा रही है, उसी चीज को आप लोगों ने क्या बोला, थ्रूपुट। तो ये जरूरी है कि किसी भी अच्छे डिवाइस का एक थ्रूपुट जो है ज्यादा होना ही चाहिए। ना थ्रूपुट इज कॉमनली मेजर एट द बिट्स पर सेकंड। जैसे यहाँ थ्रूपुट भी किसमें हो रहा है, बिट्स पर सेकंड में जो है मेजर किया जाता है, मोर स्पेसिफिकली मेगाबिट्स पर सेकंड करके, या तो बिट्स पर सेकंड में यूज होता है या फिर मेगाबिट्स पर सेकंड में। नाउ नेक्स्ट है, ये तो हम लोग होता है कंप्यूटर का परफॉर्मेंस। अब हम लोग देखें कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। भाई कंप्यूटर स्टार्टिंग में किस तरह से था, जब पहला कंप्यूटर बना वो किस फॉर्मेट में था, उसके बाद कौन सी कंप्यूटर आई, कौन से कंप्यूटर्स जो है आए हैं जिसमें जनरेशन टू जनरेशन चेंज आया है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप्स की जनरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो जनरेशन में क्या होता है, जैसे हम लोगों का मोबाइल है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग के पास थोड़ा सा कम एंड्रॉइड वर्जन का फोन था, आज उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स हम लोगों के पास आने लगे। ठीक है, लेकिन तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो हर वर्जन के साथ में चलता है, लेकिन जनरेशन का मतलब तब होता है जब कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आता है कि टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई, और उस टेक्नोलॉजी के आने से आप जो चीज यूज ले रहे थे वो चीज पूरी की पूरी बदल गई। मतलब सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा चेंज आ गया, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चेंज आ गई, तो सिस्टम के फीचर्स सब बदल गए और उसका काम जो है बहुत ज्यादा इजी और फास्टर हो गया। तो ये चीज किस में आ जाती है, जनरेशन के अंदर आ जाती है। जब ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज आता है टेक्नोलॉजी में, उसी को हम लोग किसमें, उसी चीज को हम लोग क्या है किसी जनरेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, तो जैसे ही पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो हम लोग उसमें पढ़ सकते हैं कि पहले तो हम लोग कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में पढ़ सकते हैं कि भाई उसकी डेफिनेशन क्या है, जो हमने पहले ही रीड कर ली है। Okay. Nowadays, computer can be used to type documents and email, play game, and browse the web. It can also used to edit and create a spreadsheet presentation and even videos. But the evolution is very complex. Complex system started around 1914 with the first generation of computer and evolving ever since। मतलब 1940s के अंदर हम लोगों का फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गया था, उसके बाद ही क्या धीरे धीरे इवॉल्व भी होता गया। तो हम लोग जो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें पहली जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इस जो कब आया था 1946 से लेके 1959 तक रहा। ठीक है, जेपी एकर्ट एंड जेबी मुंची ने इसको क्या है इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये क्या था, फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसको आप लोगों ने क्या बोला, ENIAC। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो बेसिक क्या है, वो पहले बेसिक काम करने की जो है काम आता था। अब इसके एग्जांपल्स है, जैसे ENIAC या EDVAC, इस तरह से आपके एग्जांपल्स है। अब इसके क्या एडवांटेजेस थे, अब इसमें से आप कुछ फीचर्स भी आराम से पता लगा सकते हो। एडवांटेज क्या थे, इन कंप्यूटर्स में क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब हम लोग यूज करते थे, जो इंस्ट्रूमेंट जो चीज हम लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं उस डिवाइस के अंदर वो वैक्यूम ट्यूब
ट्यूब की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते थे, ठीक है। उनमें से क्या होता था, सिर्फ वही एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता था जो उस टाइम पे अवेलेबल होता था, उस टाइम पे होता था, ठीक है। और कम ये भी कंप्यूटर क्या करते थे, मिली सेकेंड्स के अंदर जो है कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। इसके इसके डिसएडवांटेज क्या थे, ये बहुत ज्यादा साइज में बड़े थे, कम से कम 30 टन का इसका वेट हुआ करता था, और बहुत डिफिकल्ट था इसको मैनेज करना। ये वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थे, बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ही क्या कर सकते थे ये यूज कर सकते थे, या अपने पास स्टोर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता था, और मेंटेनेंस जो होती मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगती थी। तो इसके डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन हम लोग के पास कंप्यूटर आया। वो कौन सा था? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, 1959 से 1969 तक रहा, ठीक है। तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड था। इसके अंदर क्या होती, इसके अंदर क्या था, second generation computers was based on transistors instead of vacuum tube। अब टेक्नोलॉजी में क्या चेंज है, हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स जो है वो यूज होना शुरू कर दिए थे। इसके एग्जांपल हनीवॉल्ट 400 एक्सेट्रा। अब क्या होती थी, इसकी एडवांटेज क्या थी कि इसके अंदर ट्रांजिशन ट्रांजिस्टर जब होता था बजाय कि वैक्यूम ट्यूब के, इससे क्या हुआ, वो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था जो हम लोग यूज करते थे, उसका साइज बहुत ज्यादा कम हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, साइज में रिडक्शन हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता था, पहले वाले के फर्स्ट के कंपेयर के अंदर इसमें क्या होती है, एनर्जी थोड़ी कम ही खर्च होती थी, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता था फर्स्ट के कंपेयर में। ये थोड़ा सा फर्स्ट के कंपेयर में थोड़ा सा लो कॉस्ट था। इसकी स्पीड भी अच्छी थी, माइक्रो सेकंड की थी, और उसकी पोर्टेबिलिटी अच्छी थी। पोर्टेबिलिटी, एक चीज को आप उठा के कहीं दूसरी जगह यूज कर पाओ, ठीक है, जहाँ लोकेशन का डिफरेंस नहीं पड़े, इसी चीज को आप लोगों ने क्या बोला, पोर्टेबल। ये भी थोड़ा क्या फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में थोड़ा क्या पोर्टेबल था। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी कि इसमें भी क्या होती, कूलिंग सिस्टम बहुत रिक्वायर होता था, ये भी क्या बहुत ज्यादा हीट करते थे, ठीक है। और कांस्टेंट मेंटेनेंस भी हम लोगों को चाहिए होता, मेंटेनेंस भी थी इसके अंदर। और लेकिन ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही जो है यूज होते थे। तो ये था हम लोगों का सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट है हम लोगों का थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसमें क्या था, हम ये इसका पीरियड था, टाइम पीरियड जो था 1965 से 1971 तक। तो इसके अंदर क्या था, ये कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे। अब इन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या हुआ, इंटीग्रेटेड चिप या आईसी चिप जो थी वो क्या यूज होने लग गई थी, ठीक है। और ये कंसेप्ट किसके थ्रू मिस्टर रॉबर्ट के थ्रू क्या है जो इन्वेंट किया गया था। तो आईसी क्या था, आईसी एक सिंगल कंपोनेंट होता था, उसमें क्या होता था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते थे। जैसे इसके एग्जांपल है PDP-8, PDP-11 एक्सेट्रा। अब इसके क्या एडवांटेज थे, ये कंप्यूटर क्या थे, ये थोड़े से कॉस्टली कम थे, चीपर थे थोड़े सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये थोड़े फास्ट और रिलायबल थे। और ये जो आईसी हम लोग यूज करते थे इन कंप्यूटर्स के अंदर, ये भी क्या होती थी, स्मॉल साइज के अंदर होती थी। तो इसकी वजह से ना सिर्फ और सिर्फ हमारा साइज रिड्यूस हुआ, बल्कि हमारी परफॉर्मेंस थी ना, जो भी पहले जनरेशन कंप्यूटर वो भी जो थी वो अच्छी। फिर नेक्स्ट हम लोगों का, फिर इसकी वजह से क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी हम लोगों की बहुत बढ़ गई थी। पहले कंपेयर में हम ज़्यादा स्टोर कर सकते थे। और इसमें जो है पंच कार्ड की बजाय माउस और कीबोर्ड जो है इनपुट इनपुट देने के लिए यूज होने लग गए थे, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे किसके लिए, ताकि रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकें, और टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट और मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जो है यूज करने लगे थे, ठीक वैसे जैसे आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। ओके, कि हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ चलाते हैं, और हमारे सीपीयू में जो टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग काम करता है, कि वही जो चीज़ें थी वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आ गई थी। लेकिन इसके एडवांटेज थे कि आईसी चिप जो होती थी उसको मेंटेन करना भी कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता था, एयर कंडीशन जो है इसमें भी चाहिए होता, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो चाहिए होती थी हम लोगों को आईसी चिप बनाने के लिए। मतलब आईसी चिप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, लेकिन आईसी चिप बनाने के लिए भी जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो भी क्या है, एक डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी थी रीच करने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब ये जनरेशन कंप्यूटर ये कब आया, 1971 से 1980s तक, ठीक है, 80s तक रहे। अब इसके अंदर क्या था, इस टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या यूज करते थे, माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे।
ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे। अब माइक्रो प्रोसेसर भी किसके लिए यूज होता था? वो कंप्यूटर में यूज होता था। किसके लिए? या तो लॉजिकल या अरिथमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। और इसमें क्या था, इसके अंदर जीयूआई यूज होने लगी थी, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? दिखने में ग्राफिक्स जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और ये यूजर्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, इंटरफेस होता है। तो यूजर जिस आइकन को देखता है, उस ग्राफिक्स को देखता है, उस पर क्लिक करता है, उसको ओपन कर देता है, तो मैनेज क्या होता है, इजी हो जाता है बाहर जाएगी कमांड देने के। ठीक है। तो इसमें क्या था, यूजर्स को क्या है, ज्यादा कंफर्ट होता था, बजाय कि ज्यादा कंफर्ट होता था किसी यूजर को काम करने के लिए। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, POP 11। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे? नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस से हम लोगों के कि ये जो था, इसमें क्या, हीट जनरेशन काफी बहुत कम हो गई थी, इतनी कम हो गई थी कि हम इसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। हीट जनरेशन काफी कम हो गई थी। ठीक है। और इसका कंपटीशन भी फास्ट था। इसकी साइज भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई थी, जैसे हम पहले के कंपेयर करते तो। ठीक है। और इसके अंदर मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं चाहिए होता। और ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी यूज इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं, वो क्या है, इनका टाइप्स के कंप्यूटर में यूज होती थी। पहले हम लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो यूज करते थे। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, कि जो उसका माइक्रो प्रोसेसर जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज कर रहे हैं, उसका फैब्रिकेशन, उसको बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, है ना। और एयर कंडीशन भी चाहिए, और नेग्लिजिबल था, बट स्टिल एयर कंडीशन अभी भी क्या होता था, रिक्वायर्ड होता था काफी सारे केसेस में। क्यों? क्योंकि आईसी का प्रेजेंस अभी भी था इसमें। अब और आईसी बनाने के लिए भी हम लोग क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है चाहिए होती थी। नेक्स्ट हम लोगों का 5th जनरेशन कंप्यूटर। इसके अंदर क्या है, 1980s के बाद में जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोला, 5th जनरेशन कंप्यूटर हम लोग उसको बोल रहे हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ठीक है। अब इस ये जनरेशन क्या है, यूएलएसआई का यूज करती है, एक टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब the aim of the 5th generation computer is to make a device which could respond to natural language and are capable of self learning and self organizing। तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई 1980s के बाद में जो कंप्यूटर बने उसके बाद वो अभी तक चल ही रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ पार्ट हम लोगों ने, काफी सारी चीजें जो हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम जो है बाकी है, और वो जो क्या है, चल ही रहा है, क्योंकि वो सारा सारा किस पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। उसमें हम, क्योंकि इसका एम क्या है जनरेशन का, कि ऐसा कंप्यूटर बनाना कि जो मतलब आपके नेचुरल लैंग्वेज पे रिस्पॉन्ड करे। ठीक है। और सेल्फ लर्निंग हो उसके अंदर, और सेल्फ ही अपने आप को मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है। नाउ अब इस नेक्स्ट क्या है, कि ये जो टेक्नोलॉजी जो यूएलएसआई हम लोग यूज करते हैं, दिस टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो यहाँ से इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, यूएलएसआई की मदद से हम माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाते हैं, जिसके इंस्ट्रक्शन क्या है, 10 मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो बना रहे हैं। जो वो क्या है, उसमें क्या है, मतलब उसके जो फैब्रिकेशन जब हम लोग करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, हम देख सकते हैं कि 10 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम एक साथ क्या है उस पर बना सकते हैं, ला सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, वो सिंपल डेस्कटॉप या सिंपल लैपटॉप जो हम लोग अभी इस टाइम पे एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, या जैसे हम लोगों ने यूज की नोटबुक या कोई अल्ट्रा बुक या कोई क्रोम बुक, एग्जाम्पल जो हम लोग क्या है यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग के इसमें एडवांटेजेस क्या है। अब ये इसका एडवांटेजेस, जाहिर सी बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है, रिलायबल और फास्टर हो गया है। आज के टाइम में हम लोग यूज करें तो हम लोग देख ही सकते हैं, हर साइज में आज के लिए अवेलेबल है। ये आज हम लोग छोटा फोन बोल रहे हैं, या एक टैब बोल रहे हैं, या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप बोल रहे हैं, जो पोर्टेबल हो गया, तो ये क्या है, हर साइज में क्या अवेलेबल है। और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर्स विद मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस एंड मल्टीमीडिया फीचर। ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के मल्टीमीडिया के फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, दे नीड वेरी लो लेवल ऑफ लैंग्वेजेस, और दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेजेस। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, दे मेक दे मे मेक द ह्यूमन ब्रेन्स डल्स एंड डूम। ये इन्होंने क्या कर दिया है, आज टाइम पे हम टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि इन्होंने क्या हमारे सारे ब्रेन्स को जो है डल और डूम जो है वो बना दिया है।
ओके, सो ये था आज का हम लोगों का सेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर की क्या जनरेशन है और कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एडवांसमेंट जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या क्या है, इसमें कैसे फीचर्स जो है चेंज हुए हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करी जा सकती है. Thank you. That's all for today's session. If you like my session, uh, if you have any query, that please mention in the comment box. And this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.